हाय फ्रेंड्स, न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट वन बिहार एसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट वन है। आप लोग इस सेट को अंत तक बनाएं, इस वीडियो को अंत तक देखें और सभी प्रश्नों का जवाब दें। साथ ही साथ दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना जो है स्कोर बताना ना भूलें। और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? ऑप्शन ए है क्यूराइल धारा, बी है अगुलहास धारा, सी है फ्लोरिडा धारा और डी है कनारी धारा। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा, अगुलहास धारा। ये जो अगुलहास धारा है ये हिंद महासागर की धारा है और गर्म धारा है। जबकि बात करें कनारी धारा की, तो कनारी धारा कहाँ की है? तो कनारी धारा जो है आपको है अटलांटिक महासागर की, ठंडी गर्म धारा है। ये कहाँ की धारा है? तो अटलांटिक महासागर की है। और क्यूराइल धारा भी कहाँ की है? तो ये है प्रशांत महासागर की धारा है। जबकि फ्लोरिडा धारा की बात करें तो फ्लोरिडा धारा भी ये है अटलांटिक महासागर की, अर्थात फ्लोरिडा धारा, कनारी धारा ये अटलांटिक महासागर की धारा है, जबकि क्यूराइल धारा जो है प्रशांत महासागर की धारा है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में है? ऑप्शन ए है संस्कृत भाषा, बी है प्राकृत भाषा, सी है पाली भाषा और डी है तेलुगु भाषा। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? सी, अर्थात पाली। बौद्ध। अब चलिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म पर। बौद्ध धर्म की बात करें दोस्तों तो हम लोग जानते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में हुआ था। और इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व हुआ था। इनके गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 243 जी, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 243 जे, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 243 आई और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 243 के। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो है आपका ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी है, अर्थात अनुच्छेद 243 के आई। अब चलिए हम लोग बात करते हैं राज्य वित्त आयोग का, है ना। तो राज्य वित्त आयोग की बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। इसमें राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक 5 वर्ष में, जो राज्य का राज्यपाल होता है, प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग के गठन की शक्ति दी गई है ना। किसमें? तो अनुच्छेद 243 आई में राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग के गठन की शक्ति दी गई है। कहने का मतलब है दोस्तों कि राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल के लिए किया जाता है। कितने वर्ष में किया जाता है? तो 5 वर्ष में किया जाता है। ठीक है। राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। कितने समय के लिए किया जाता है? तो 5 वर्ष के लिए किया जाता है। चलिए, राज्य वित्त आयोग का गठन जो है किसके अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वो किया गया है 280, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में इसमें थोड़ा सा और देख ले दोस्तों कि दिया गया है अनुच्छेद 243 जी, है ना, अनुच्छेद 243 जी। तो अनुच्छेद 243 जी क्या कहता है? अनुच्छेद 243 जी में कहा गया है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की ऐसी शक्तियां एवं प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में समर्थन बनाने के लिए आवश्यक है। उसी प्रकार 243 जे में क्या है दोस्तों? तो पंचायतों के लेखाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं 243 जे में। और 243 के बात किया जाए तो इसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है ना। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओमबुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? ऑप्शन ए है स्वीडन 1809, बी स्विट्जरलैंड 1809, सी ऑस्ट्रेलिया 1904, डी है ब्रिटेन 1905। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब है दोस्त, ओमबुड्समैन की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुआ है? तो वो स्वीडन से हुआ है। कब हुआ था? 1809 ईस्वी में। अब ओमबुड्समैन की बात करें तो हमारे देश में, भारत में ओमबुड्समैन को केंद्र में क्या कहा जाता है? तो केंद्र में लोकपाल कहा जाता है, जबकि राज्य में लोकायुक्त कहा जाता है। किसे कहा जाता है? केंद्र में
क्या कहा जाता है? लोकपाल। जबकि राज्य में क्या कहा जाता है? लोकायुक्त कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 1C में सहकारी समितियों शब्द जोड़ा गया है? किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? क्या जोड़ा गया है? सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है। ऑप्शन ए है आपका 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, बी है 42वां संशोधन अधिनियम 1976, सी है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 और डी है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 1911। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब है दोस्तों, ये है आपका ऑप्शन डी, है ना, 97वां 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा किया गया है। अब इसके द्वारा क्या प्रावधान किया गया है कि 97वां जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ, पारित हुआ 2011 में, उसके तहत अनुच्छेद 19(1)(c) में संघ बनाने की स्वतंत्रता के साथ सहकारी समिति बनाने का अधिकार शब्दों को शामिल किया गया है ना। संविधान में एक नया भाग 9ख जोड़ा गया, जिसे 9B भी कहा जाता है, जिसका नाम सहकारी समितियां रखा गया है ना। यानी कि 97वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि एक नया भाग जोड़ा गया 9ख। क्या किया गया? 9ख जोड़ा गया और उसी में रखा गया सहकारी समितियां। क्या रखा गया? सहकारी समितियां। और किस संशोधन के द्वारा? तो 97वां अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, ये है आपका करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं हम लोग। कहता है कि 18 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, है ना। अर्थात हमें देखना है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है, उस पर हम लोग को विचार करना है। इस रिपोर्ट की सूची में 146 सदस्य देशों को शामिल किया गया है। विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है। इस सूची में भारत जो है 136वें स्थान पर है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लें कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है ना। और ये जो जारी किया गया है, आपको क्या बोलता है? तो इसमें क्या इसमें जो है पहला जो ऑप्शन दिया गया है, इसके द्वारा कहा गया है कि इस रिपोर्ट की सूची में 146 सदस्य देशों को शामिल किया गया है। ये सही है ना। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में कुल 146 सदस्य देशों को शामिल किया गया था। दूसरा है, विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो फिनलैंड है। ये भी सही है, प्रथम स्थान पर कौन है? फिनलैंड है। जबकि भारत का स्थान कौन सा है? तो 136वें स्थान पर है ना। ये सही है। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, डी हो जाएगा, अर्थात उपर्युक्त सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 से संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। जैसे प्रथम 5 स्थान वाले देश, जो सबसे पहले है ना, जो मोस्ट टॉप 5 देशों की हम बात कर रहे हैं, वो है पहले स्थान पर फिनलैंड, दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे स्थान पर आइसलैंड, चौथे स्थान पर स्विट्जरलैंड और 5वें स्थान पर कौन था? नीदरलैंड था। कौन सा था? नीदरलैंड। पहले स्थान पर फिनलैंड, दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे स्थान पर आइसलैंड, चौथे स्थान पर स्विट्जरलैंड और 5वें स्थान पर नीदरलैंड। इस विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो 146 देशों में भारत का स्थान कौन सा देश था? 136वां। पहला स्थान किसका था? फिनलैंड का था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, थांगटा मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? थांगटा मार्शल आर्ट जो है किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है आपका। ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी है मणिपुर, सी है पंजाब, डी है केरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, थांगटा मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? तो वो है मणिपुर से। किससे संबंधित है? मणिपुर से। चलिए दोस्तों, आप मार्शल आर्ट से प्रश्न आया है तो आप लोग बता दीजिएगा, मार्शल आर्ट थांगटा तो जान लीजिए आप लोग कि थांगटा मार्शल आर्ट जो है मणिपुर से संबंधित है। तो आप बता दीजिएगा मुझे, लाठी खेला मार्शल आर्ट, लाठी खेला मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गोपेन खान
किस लिए प्रसिद्ध है? गोपेन खान किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है टिन की खान के लिए, बी है हीरे की खान के लिए, सी है चांदी की खान के लिए, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गोपेन खान की बात करें दोस्तों, तो गोपेन खान किस लिए प्रसिद्ध था? तो गोपेन खान जो प्रसिद्ध था आपको टीन की खान के लिए प्रसिद्ध था। किस लिए प्रसिद्ध था? टीन की खान के लिए। अब हीरे की खान की बात करें तो हीरे की खान के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है आपको कौन सा? हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों क्या? हीरे की खान के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों किम्बरले। क्या प्रसिद्ध है? किम्बरले। और उसी प्रकार चांदी की खान के लिए पूछे तो चांदी की खान के लिए प्रसिद्ध है जवार खान। कौन सा खान? जवार खान, जो कि भारत में है। कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। उसी प्रकार सोना के लिए पूछे तो कोलार, ऊटी या हट्टी की खान जो है सोना के लिए प्रसिद्ध है और जो कहाँ है? भारत में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न 9वां है। रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। तो रूस और फिनलैंड के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है? जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, है ना। तो रूस और फिनलैंड के बीच जो है दोस्तों वो है मेन रहीम रेखा। कौन सी रेखा है? मेन रहीम रेखा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात मेन रहीम रेखा। मेन रहीम रेखा जो है किन दो देशों के बीच स्थित है? तो रूस तथा फिनलैंड के बीच। बाकी बच गया दोस्तों 49वीं समानांतर रेखा, हिंडनबर्ग रेखा, मेंडेसियन रेखा। तो मैं बता दूं आपको मेंडेसियन रेखा जो है कहाँ अवस्थित है? तो ये मेंडेसियन रेखा जो है आपको कनाडा और अमेरिका में अवस्थित है। हिंडनबर्ग रेखा कहाँ स्थित है दोस्तों? हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड में स्थित है। हिंडनबर्ग रेखा कहाँ स्थित है? जर्मनी और पोलैंड। अब आप लोग जो है 49वीं समांतर रेखा कहाँ अवस्थित है, किन दो देशों के मध्य है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? आपका ऑप्शन दिया गया है ए 2.6%, बी 2.7%, सी है 6.8% और डी है 8.6%। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी 8.6%, है ना। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का 8.6% है। चलिए जनगणना की बात आई है तो चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। वर्ष देश की जनगणना का दायित्व जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयन कार्यालय और जनगणना आयुक्त का है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है ना। अब जनगणना की बात करें तो सर्वप्रथम व्यवस्थित ढंग से, है ना, आधुनिक पद्धति और व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना जो है विश्व में कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों स्वीडन में। कहाँ हुआ था? स्वीडन में। और कब हुआ था? तो 1749 में सबसे पहली बार, है ना। सबसे पहली बार जनगणना कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था व्यवस्थित ढंग से। और कब हुआ था? 1749 में हुआ था। उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो सर्वप्रथम दशकीय जनगणना का कार्य कहाँ किया गया था? तो अमेरिका में किया गया था, 1790 में किया गया था। अगर भारत की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम, है ना, भारत में दोस्तों सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में जनगणना किया गया था। सर्वप्रथम जनगणना भारत में कब किया गया था? 1872 ईस्वी में। और किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में किया गया था। और 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इसे प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर कराया जाने लगा, जो आज भी जारी है। अर्थात पूछे कि नियमित जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो 1881 ईस्वी में। और किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बथुकम्मा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकम्मा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है तेलंगाना, नागालैंड, केरल, तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात तेलंगाना। बथुकम्मा जो है उत्सव जो है तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है दोस्तों? ऑप्शन दिया गया है ए गया, बी पावापुरी, सी आरा, डी राजगीर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात पावापुरी। और ये कहाँ अवस्थित है? तो हमारे नालंदा जिला में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? नालंदा जिला में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैन ग्रंथ के अनुसार स्त्री संघ की अध्यक्षता किसने किया था? नंबर ए दिया है अनुज्जा, बी है त्रिशला, सी है पुष्पचूला और डी है यशोदा। तो इसका सही जवाब जो है
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात पुष्पचूला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर निम्न में से किस शैली में बना हुआ है? भुवनेश्वर में के लिंगराज मंदिर जो है किस शैली में बना हुआ है? ऑप्शन ए है नागर शैली, ऑप्शन बी है आपका क्या है? द्रविड़ शैली, सी है बेसर शैली और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भुवनेश्वर के जो लिंगराज मंदिर है वो बना गया है दोस्तों आपको नागर शैली में। किस शैली में बना हुआ है? नागर शैली में बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी व्यक्तियों या निकायों दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है ना? कौन सा ऐसा सार्वजनिक प्राधिकरण या निजी व्यक्ति मैंने कौन सा ऐसा मैंने निम्नलिखित नीचे दिया गया आपका ऑप्शन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी व्यक्तियों या निकायों दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो ऑप्शन दिया गया आपका ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी है परमादेश, सी है प्रतिषेध और डी है उत्प्रेषण, है ना? ये सब जो है दोस्तों एक प्रकार का क्या है? रीट है ना? एक प्रकार क्या है? रीट है। तो चलिए इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया जाता है, चाहे वो सार्वजनिक प्राधिकरण से रिलेटेड हो या निजी व्यक्ति हो या निजी संस्था हो, है ना? ये दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है ना? रीट जारी करना जो है कि अधिकार जो है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जारी करता है ना? और कुल रीट जो है 5 प्रकार के रीट जारी किया जा सकता है ना? कुल कितने प्रकार के रीट जारी किए जा सकते हैं? 5 प्रकार के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपका ऑप्शन दिया गया है, एक तरफ यात्री का नाम है और दूसरी तरफ देश का नाम है। ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में क्या दिया गया है दोस्तों? ऑप्शन ए में दिया गया है नूनिज जो कि पुर्तगाल दिया गया है, बी है मार्को पोलो इटली, सी है निकोलो डी कांटी इटली और डी है डोमिंगो पायस तुर्की। तो इसका जो सही जवाब है हमारा बताना क्या है? कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस तुर्की का नहीं रहने वाला था, ये कहाँ का था दोस्तों? एक पुर्तगाली था। क्या था? पुर्तगाली था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है? भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है? ऑप्शन दिया गया आप लोग को, ए में भारत सुब्रमण्यम, बी है राहुल श्रीवास्तव, सी मित्राव गुहा, डी संकल्प गुप्ता। तो भारत का 74वें ग्रैंड मास्टर दोस्तों कौन बना है? तो वो है दोस्तों आपका ऑप्शन बी राहुल श्रीवास्तव। अब चूंकि भारत 74वें ग्रैंड मास्टर की बात किया गया है तो हम लोग ग्रैंड मास्टर के संबंधित कुछ क्वेश्चन समझ ले। राहुल श्रीवास्तव 74वें ग्रैंड मास्टर हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो तेलंगाना राज्य से हैं। दूसरा, इसका संबंध चेस से है, शतरंज से है। पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो पहले ग्रैंड मास्टर थे कौन? विश्वनाथन आनंद थे। और 73वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? भरत सुब्रमण्यम। ये जो भरत सुब्रमण्यम है दोस्तों ये 73वें ग्रैंड मास्टर थे, जबकि राहुल श्रीवास्तव के में ग्रैंड मास्टर है 74वें। प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद थे, है ना? भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? कौन सा देश जो है मकर रेखा पर स्थित नहीं है? ऑप्शन दिया गया आपका ए पराग्वे, बी में है उरुग्वे, सी में है ब्राज़ील और डी में है चिली। तो मकर रेखा पर कौन सा देश स्थित नहीं है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों क्या है? आपका उरुग्वे है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है जेनेवा, बी है न्यूयॉर्क, सी है ब्रुसेल्स और डी है लंदन। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ अवस्थित है? लंदन में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? लंदन में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? तो आपका ऑप्शन दिया गया है, ए है राष्ट्रकूट, बी है चालुक्य, सी है चोल और डी है पल्लव। तो कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश है दोस्तों वो है चोल, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संत तुकाराम किस शासन के समकालीन थे? ऑप्शन दिया गया है आपका, क्या है? ए है अकबर, बी है शिवाजी, सी है आपका सिकंदर लोदी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो संत तुकाराम किसके समकालीन थे?
तो तुकाराम जो थे दोस्तों शिवाजी के समकालीन थे। किनके समकालीन थे? तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। चलिए इसी प्रकार आप लोग एक प्रश्न बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किनके समकालीन थे? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था। तो चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए है 1532, बी है 1531, सी है 1534 और डी है 1539 ईस्वी। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या होगा? तो होगा 1532 ईस्वी में। हुमायूं ने 1532 ईस्वी में चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने हैं? पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन दिया गया आपका सुमित अंतिल, बी है देवेंद्र झाझड़िया, सी है हारद कुमार, डी है प्रमोद भगत। तो प्रश्न में बात किया गया है दोस्तों कि पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी की, तो वो बात करें हम तो ये है देवेंद्र झाझड़िया। कौन बने हैं? देवेंद्र झाझड़िया बने हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? हमारा 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था। दूसरा है, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। तीसरा है हमारा, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। चौथा है, चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध टीपू पराजित हुआ व युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। तो प्रश्न दिया गया है कि इसमें से कौन एक सुमेलित है, मतलब कौन सा सही है? तो हम लोग दोस्तों प्रथम अंगल मैसूर युद्ध की बात करें, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1767 से 1769 के बीच। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 के मध्य हुआ था। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के मध्य हुआ था। और इसमें जो गवर्नर जनरल थे वो हैरी बेरेलस्ट थे और ये मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था, है ना। और हमारा जो द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध हुआ था, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 के बीच। और इसमें जो गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स और ये मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ। हमारा तीसरा जो युद्ध हुआ था, तृतीय अंगल जो मैसूर युद्ध हुआ, वो 1790 से 92 के बीच हुआ और इस समय गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस रहे और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था और इसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड बेली चले रहे थे। मैसूर पर अंग्रेजों का विजय हुआ था और एक सहायक संधि हुआ था। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान क्या हुआ था? पराजित हो गया था और युद्ध के मध्य में ही ये क्या हुआ था? मारा गया था। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है उत्तरी अफ्रीका, बी अर्जेंटीना, सी दक्षिण अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो पेंटागोनिया मरुस्थल की बात करें तो ये है दोस्तों आपका अर्जेंटीना में। कहाँ अवस्थित है? अर्जेंटीना में अवस्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ किस घाटी में अवस्थित है? ताबो मठ जो है कहाँ अवस्थित है? तो ताबो मठ ऑप्शन दिया गया आपको कुल्लू घाटी, स्पीति घाटी, न्योरा घाटी, चुम्बी घाटी। तो हमारा जो ताबो घाटी है वो है दोस्तों आपको स्पीति घाटी में। ताबो मठ कहाँ अवस्थित है? स्पीति घाटी में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, है ना। सूची 1 तरफ व्यक्ति का नाम दिया गया है और सूची 2 में भारत के संविधान को बनाने में भूमिका का बात दिया गया है ना। तो चलिए सूची 1 में दिया गया है आपको भीमराव अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर कौन थे? तो वो जो थे दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए ए का सही जवाब क्या होगा? ए का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए का 1 हो जाएगा। दूसरा है H.C. मुखर्जी, है ना। H.C. मुखर्जी कौन थे? है ना। चलिए H.C. मुखर्जी जो थे वो उपाध्यक्ष थे। क्या थे? उपाध्यक्ष थे। किसका उपाध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है टी.टी. कृष्णमाचारी।
चलिए राजेंद्र प्रसाद से मिला लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, है ना। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और टीटी कृष्णमाचारी जो थे प्रारूप समिति के क्या थे? तो सदस्य थे। इसका 2 हो जाएगा, अर्थात ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था? राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, बी है फिब्रडेलिस सिराज, सी है BKR राव और उसके बाद है दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्थात दादा भाई नौरोजी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास भी दादा भाई नौरोजी ने किया था और वर्ष 1868 ईस्वी में किया था। नौरोजी के आकलन के अनुसार वर्ष 1868 ईस्वी में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 20 रुपया थी। प्रति व्यक्ति आय कितनी थी दोस्तों? तो 20 रुपया थी, है ना। लॉर्ड कर्जन के आकलन के अनुसार वर्ष 1901 में प्रति व्यक्ति आय जो थी 30 रुपया थी, है ना। लॉर्ड कर्जन के अनुसार किस वर्ष? 1901 में। किस वर्ष? 1901 में जो है प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो 30 रुपया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये जो 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है ना। किससे है? करंट अफेयर से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको माइंड में रखें। चलिए ऑप्शन दिया गया है, ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी बिहार, डी झारखंड। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्थात बिहार। बिहार जो है इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बिहार देश का 5वां सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादक राज्य है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन ए है दूधधारा, बी है चूलिया, सी है डुडुमा और डी है धुआंधार। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अर्थात धुआंधार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है ए बकरी, बी खरगोश और सी जो है दोस्तों, सी नंबर में आपका क्या है? भेड़ है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा खरगोश। क्या होगा? खरगोश। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? खरगोश से प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन से देखते हैं हम लोग पहले। उसकी प्रति इकाई उत्पादन लागत, है ना। बी दिया गया है पूंजी का मूल्य ह्रास तथा उत्पादन की मात्रा का अनुपात। सी दिया गया है उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। और डी दिया गया है लगी हुई कार्यशील पूंजी तथा उत्पादन की मात्रा का अनुपात। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। क्या करना है? सही सुमेलित युग्म का चयन करना है। दिया गया है पहला बेसेल सभा। बेसेल सभा का संबंध किससे है? और एक दूसरा है क्योटो प्रोटोकॉल, सी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और डी है रामसर सभा। तो इसका जो है दोस्तों हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल, है ना। चलिए रामसर सभा देखते हैं। रामसर सभा क्या है? तो रामसर सभा का है आर्द्र भूमि का संरक्षण, है ना। इसका कार्य क्षेत्र क्या है? आर्द्र भूमि का संरक्षण करना है। उसी प्रकार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो इसका है CFC5 के उत्पादन का नियंत्रण करना। और क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन का नियंत्रण है ना। तो चलिए इसका जो सही जवाब होगा इस क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? बी। ये जो है सही सुमेलित है। क्योटो प्रोटोकॉल का जो है क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से सही सुमेलित है। रामसर की बात करें तो रामसर सभा जो है नम भूमि के संरक्षण के लिए विश्वस्तरीय प्रयास है। उसी प्रकार बेसेल संधि की बात करें तो खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण के नियंत्रण और इन पदार्थों के निपटारे से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि है। जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो ये क्या है? ये है ओजोन पर की छीन करने वाले पदार्थों के बारे।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन ए है नास्तिकता पर, बी है अद्वैतवाद पर, सी है एकदेववाद पर और डी है बहुदेववाद पर। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, इसका जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात एकदेववाद पर। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। कब किया था? 1828 ईस्वी में कलकत्ता में किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? धन विधेयक जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन दिया गया है 117, बी 110, सी 112, डी 116। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात 110। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए है कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में, बी है नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, सी है संविधान में संशोधन करने के विषय में, डी है सरकार को हटाने के विषय में। तो राज्यसभा की लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है दोस्तों? तो वो है दोस्तों, आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? सी, संविधान में संशोधन करने के विषय में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, थॉमस कप 2022 का विजेता कौन है? तो थॉमस कप 2022 का उप विजेता की बात करें तो वो है दोस्तों इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया। और विजेता की बात करें तो कौन है? भारत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम है, ऑप्शन ए दिया गया है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, बी है सेव आवर फ्यूचर, सी है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, आवर वर्ल्ड आवर इक्वल फ्यूचर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। दूसरा है, कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों गोसाई थान की चोटी है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो दोस्तों चूंकि ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये प्रश्न जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, है ना, तो इस प्रश्न जो है आप लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है ए चित्तरंजन दास, बी नारायण प्रसाद, सी मौलाना मजरुल हक, डी हसन इमाम। तो बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ये प्रश्न हमसे पूछा गया है कि बिहार राज्य में जो है क्या है, बिहार राज्य में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी अर्थात नारायण प्रसाद। क्या होगा? नारायण प्रसाद होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? 1875 के दक्कन के दंगों का जो तात्कालिक कारण था वो क्या है? ऑप्शन ए है ऊंची भू राजस्व दर, बी है जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध, सी है अकाल की छाया, डी है महाजनों के द्वारा उचित ब्याज दर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात महाजनों के द्वारा उचित ब्याज दर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक राज्य किया है? तो वो राज्य क्या था दोस्तों? तुगलक वंश। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शन दिया गया है ए काका साहब कालेलकर, बी है भीमराव अंबेडकर, सी है जगजीवन राव, डी है बी.डी. शर्मा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए अर्थात काका साहब कालेलकर जो है पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद यानी याचिका अर्थात PIL की शुरुआत हुई उस समय भारत का प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन थे? ऑप्शन दिया गया है एम हिदायतुल्ला, A.S. आनंद, सी है A.S. अहमदी और डी है P.N. भगवती। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अर्थात P.N. भगवती। जब भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जनहितवाद अर्थात जनहित याचिका PIL की शुरुआत हुई थी उस समय भारत का जो प्रधान न्यायाधीश थे वो थे P.N. भगवती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? है ना, एक तरफ भाग दिया गया है और उस भाग से रिलेटेड विषय दिया गया है और हमें बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भाग 1 में दिया गया है क्या, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये आपका सही है। 2 में नागरिकता दिया गया है, ये भी सही है। 3 में मूल अधिकार दिया गया है, ये भी सही है। 4 में आपात उपबंध दिया गया है, ये गलत है ना। 4 में क्या दिया गया है दोस्तों? 4 में दिया गया है आपको DPSP दिया गया है ना, DPSP दिया गया है अर्थात राज्य के राजनीतिक निदेशक तत्व दिए गए हैं। जबकि आपात उपबंध की बात किया जाए
तो आपात उपबंध किस में है? तो ये है दोस्तों आपको भाग 18 में। आपात उपबंध किस में है? भाग 18 में, और अनुच्छेद 352 से 360 में दिया गया है। इसलिए हमारा जो सही जवाब होगा क्या होगा? डी हो जाएगा। सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महासागरों की तरह सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्व के आकर्षण से बनती है। महासागरों की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्व के आकर्षण से बनती है। क्या बनती है? ऑप्शन ए है लहरें, बी ज्वार भाटाएं, सी अफवाह, डी धाराएं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात ज्वार भाटा बनती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है ना? ये जो प्रश्न है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है पीला पर्वत उद्यान, बी है नीला पर्वत उद्यान, सी है काला पर्वत उद्यान, डी है मिजो हिल्स उद्यान। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात नीला पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है और ये मणिपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? ऑप्शन है ए पीट, बी लिग्नाइट, सी है बिटुमिनस और डी है एंथ्रासाइट। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है और कार्बन की मात्रा इसमें लगभग जो है दोस्तों 80 से 95% तक होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है समदाब रेखाएं। क्या है? समदाब रेखाएं। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो चूंकि दोस्तों सम दाब है तो समान दाब को दिखाएगा, समान वायुमंडलीय दाब को दिखाएगा। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये तो दोस्तों आप सब लोग जानते होंगे कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो पटना में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट कहा जाता है? सेल का पावर प्लांट किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है ए गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, सी है राइबोसोम और डी है लाइसोसोम। सेल का पावर प्लांट, पावर का मतलब क्या हो गया दोस्तों? शक्ति, है ना, ऊर्जा। ऊर्जा अर्थात ये पावर प्लांट किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है। कठोर जल उपयुक्त नहीं है, आपका ऑप्शन दिया गया ए पीने के लिए, दूसरा जो है साबुन से कपड़े धोने के लिए, तीसरा है बॉयलर्स में प्रयोग के लिए और चौथा है फसल की सिंचाई के लिए। तो जो दोस्तों कठोर जल जो होता है ना, वो इनमें से किन्हीं के साथ उपयोग नहीं होता है, किन्हीं के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अर्थात चारों हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मानव के बाल एवं नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है ना? तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है ए है ऑक्सीटोसिन, बी है कीरेटिन, सी है बैसोप्रोसिन और डी है ट्रिप्सिन। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा, अर्थात क्या हो जाएगा? कीरेटिन हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है वायुमंडलीय दाब में, आर्द्रता में, उच्च ताप में, घनत्व में। तो पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है उच्च ताप में, और इससे दोस्तों पायरोमीटर से क्या किया जाता है कि 800 डिग्री सेल्सियस, है ना, क्या 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान को मापा जाता है, उससे नीचे के तापमान को नहीं मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो ये होता है दोस्तों ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है, क्या होता है? वायुमंडल ये नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है, स्थल मंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है, स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहती है ना। और डी है हमारा, डी क्या है? नाइट्रिक कारक बैक्टीरिया का विनाश। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहती है। अगला प्रश्न देखना है, मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? ऑप्शन दिया गया है 125 डेसिबल, बी है 85 डेसिबल, सी है 110 डेसिबल और डी है 174 डेसिबल। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा, अर्थात 85 डेसिबल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कड़े जाड़े में झील की सतह पर हिम शीतित हो जाती है। कड़े जाड़े में झील की सतह जो है हिम शीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है।
यह किस कारण से होता है? ऑप्शन ए दिया गया है बर्फ उष्मा की कुचालक है, बी है झील की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण उष्मा की कोई हानि नहीं होती है, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात जल की सघनता जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है ना। इसी कारण जो है क्या करता है कि तल में द्रव जो है द्रव अवस्था में बना रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी ऐनक की लेंस की पावर +2 डायोप्टर है, इसके फोकस की दूरी क्या होगी, है ना। तो फोकस की दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 cm हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 50 cm हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? ए स्टील, बी पीतल, सी ब्रांज, डी तांबा। तो पूछता है कौन सी मिश्र धातु नहीं है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि स्टील, पीतल और ब्रांज जिसे कांसा कहते हैं, ये सभी के सभी मिश्र धातु है, जबकि तांबा यानी कॉपर इसका संकेत होता है Cu। ये एक तत्व है, क्या है, तत्व है, धातु है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, है ना। दिया गया है एक तरफ लवण दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके यौगिक दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है सामान्य लवण, बी है अम्लीय लवण, सी है क्षारीय लवण और डी है द्विक लवण, है ना। इस सबको मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। सामान्य लवण, सामान्य लवण का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बेरियम क्लोराइड से, BaCl2 से हो जाएगा, है ना। इसका एक का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अब अम्लीय लवण देखते हैं। तो अम्लीय लवण का संबंध किससे है? अम्लीय लवण का संबंध हो जाएगा दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट से। किससे हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट से हो जाएगा, अर्थात 3 हो जाएगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। उसी प्रकार क्षारीय लवण की बात करें तो क्षारीय लवण हो जाएगा आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? FeOH का होल थ्राइस। चलिए अब बाकी जो बच गया वो द्विक लवण हो गया। तो द्विक लवण क्या हो जाएगा? फिटकिरी हो जाएगा आपका, द्विक लवण हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा सही जवाब हो जाएगा क्या? ए का 2, बी का 3, सी के 4 और डी का 1। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं प्रश्न संख्या 60 का, है ना। प्रश्न संख्या 60 में दिया गया है ए ऑप्शन स्टील। स्टील हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, तो ये एक मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। तो किन किन चीज़ों का मिश्रण है ये भी हमें जान लेना है। तो स्टील जो है दोस्तों लोहा और कार्बन का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? लोहा और कार्बन का। साथ ही साथ दोस्तों यदि स्टील में क्या मिला दिया जाए? निकेल मिला दिया जाए, सॉरी कार्बन को हटा करके, है ना, लोहा, निकेल और क्या, क्रोमियम, है ना, लोहा, निकेल और क्रोमियम मिला दिया जाए तो ये हो जाता है क्या आपको? स्टेनलेस स्टील। जबकि स्टील का किसका मिश्रण है? लोहा और कार्बन का मिश्रण है। उसी प्रकार पीतल, पीतल का तो सिंपल है दोस्तों पिताजी, है ना, यानी तांबा और जस्ता का मिश्रण है। उसी प्रकार ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज कहें तो क्या? ब्रॉन्ज कहें तो कांसा। ये भी एक प्रकार का क्या है? मिश्र धातु है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 62। कह रहा निम्नलिखित की किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो इसका ऑप्शन दिया गया है ए गेहूँ, बी है चना, सी है धान और डी है सरसों। तो आप लोग बताएं दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अर्थात धान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्लवमान गीत जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? है ना, प्लवमान गीत अर्थात जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल, बी है थॉमस हंट मॉर्गन, सी है बारबरा मैक्लिटॉक और डी है वाटसन और क्रिक। इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात मैक्लिटॉक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। इसको याद करने का सिंपल तरीका है ना। जैसे कि दिया गया है दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है, तो जो दूरदृष्टि से पीड़ित है उसको दूर की वस्तु दिखाई देगी, नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देगी। उसी प्रकार जो निकट दृष्टि दोष से व्यक्ति पीड़ित होता है, तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो निकट की वस्तु दिखेगी जबकि दूर की वस्तु नहीं दिखेगी। तो इसका जो सही जवाब जो क्या हो जाएगा दोस्तों, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति है तो उसको पास की वस्तु दिखाई नहीं देगी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन दिया गया है ए कान,
बी मस्तिष्क, सी आँख और डी पेट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर। डायबिटीज से पीड़ित मरीज के मूत्र के नमूने में होता है, मैंने सैंपल में क्या होता है? ऑप्शन ए है सुक्रोज, बी है फ्रुक्टोज, सी है ग्लूकोज और डी है ये सभी। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात डायबिटीज से पीड़ित मरीज के मूत्र के नमूने में सुक्रोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज इससे भी पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है जल में अधिक विलय होता है, बी है हल्के पीले रंग का चूर्ण है, सी ऑक्सीकारक है, डी तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ऑक्सीकारक। अगर व्यंजक चूर्ण के सूत्र की बात करें तो व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र होगा CaOCl Cl2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। पारा की क्या विशेषता है? तो ऑप्शन दिया गया है ए उच्च घनत्व, बी दिया गया है उच्च द्रव्यता, सी दिया गया है उच्च संचालन शक्ति और डी दिया गया है उच्च विशिष्ट ऊष्मा। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा उच्च संचालन शक्ति। क्या हो जाएगा? उच्च संचालन शक्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? है ना, दो समान द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात जो है 4:9 है। गतिज ऊर्जा का अनुपात दिया गया है, एनर्जी दिया गया है 4:9 का, और उसका वेलोसिटी निकालना है, वेग निकालना है कि वेग का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात 2:3 होगा, है ना। चलिए इसको आप लोग गतिज ऊर्जा के फार्मूला से निकाल सकते हैं। गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला है दोस्तों 12 mv² होता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। जब गोला मध्य स्थिति से गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाता है। बी है हर अपवर्तक में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। तीसरा है दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसकी गति और त्वरण शून्य होते हैं। चौथा है समान दोलन का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उसका ऑप्शन है सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 1, 2 और 4 ये सभी क्या है? सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? ऑप्शन दिया गया है ए पीत अम्ल, बी है लाइपेज, सी है पेप्सिन, 3 में पेप्सिन और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो लिपिड का पाचन किसकी उपस्थिति में होता है? तो लिपिड का पाचन किसकी उपस्थिति में होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपको पीत अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होता है? पीत और लाइपेज की उपस्थिति में होता है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किए जाने वाली गैस है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस है। तो कौन सी गैस है जो डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रस ऑक्साइड। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अर्थात नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि क्यों नहीं गिर जाती? वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, वह बड़े तल क्षेत्र को आच्छादित करती है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो है तल के अंदर रहती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। कहता है गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है जिसके कारण गुरुत्व के कारण जो है पीसा की जो झुकी हुई मीनार है नहीं गिरती है। अगला प्रश्न है शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ऑर्थोप्लास्टी क्या है? एक ओपन हार्ट सर्जरी है, गुर्दा प्रत्यारोपण है, कूल्हे का जोड़ प्रतिस्थापन है, रुधिर आधान है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात कूल्हे का जोड़ प्रतिस्थापन है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए है सोडियम, बी है पोटेशियम, सी है कैल्शियम, डी है मैग्नीशियम। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।